निकट भविष्य में माइनिंग स्पेसशिप बोरियालिस अंतरिक्ष में उड़ रहा है। पूरे दल के सदस्य क्रायोपॉड्स में सो रहे हैं क्योंकि उन्हें अपनी मंजिल तक पहुंचने में अभी 4 साल और बाकी हैं। अचानक एक एस्टेरॉयड जहाज से टकरा जाता है जिससे इतनी क्षति होती है कि अलार्म बजने लगता है। एक क्रायोपॉड में एंडी अचानक एक वीडियो के जरिए जाग जाता है जिसमें उसकी धरती पर रह रही परिवार की झलक दिखती है। जहाज का एआई घोषणा करता है कि जहाज में एक हिस्सा टूट गया है और सुरक्षा प्रणाली सक्रिय हो गई है। कई यांत्रिक बाहें एंडी के चारों ओर एक खास सूट बनाना शुरू कर देती हैं जिसमें सीमित ऑक्सीजन की आपूर्ति और अपना एआई भी शामिल होता है। इसके बाद इमरजेंसी लॉन्च सक्रिय हो जाती है और सारे क्रायोपॉड्स बोरियालिस से बाहर निकाल दिए जाते हैं। उनमें से अधिकतर सुरक्षित निकल जाते हैं लेकिन कुछ आग में फंस जाते हैं क्योंकि जहाज के विभिन्न हिस्सों में छोटे छोटे विस्फोट होने लगते हैं। एंडी के सिर के चारों ओर हेलमेट बनाने का काम खत्म होते ही क्रायोपॉड्स के थ्रस्टर चालू हो जाते हैं, लेकिन जब वे निकटतम ग्रह के वायुमंडल में प्रवेश करते हैं तो गुरुत्वाकर्षण बल इतना अधिक होता है कि क्रायोपॉड्स तेज गति से गिरने लगते हैं। उनमें से कुछ तो आग पकड़कर रास्ते में ही फट जाते हैं। एंडी का क्रायोपॉड अपने पंख खोलता है लेकिन वे टूटने लगते हैं और क्रायोपॉड अपने थ्रस्टर खो देता है। अचानक यह ऊंचे इलाके से टकराता है और कुछ सेकंड्स तक कठोर जमीन पर फिसलता हुआ आखिरकार मिट्टी के ढेर से टकराकर रुक जाता है। बेहोश एंडी अपनी परिवार की एक झलक देखता है और फिर जागता है, लेकिन एआई को लगता है कि उसे दिल का दौरा पड़ रहा है। पर एंडी सही समय पर डिफाइब्रिलेटर को बंद कर देता है। वह खिड़की से बाहर देखता है और पाता है कि वह वीरान जमीन पर फंसा हुआ है। जब वह रेडियो पर संपर्क करने की कोशिश करता है तो कोई जवाब नहीं मिलता। अचानक क्रायोपॉड हिलने लगता है और एआई बताता है कि वे अस्थिर जमीन पर हैं, इसलिए उसे बाहर निकलना होगा। लेकिन जब एंडी पोड खोलने की कोशिश करता है तो कुछ नहीं होता। फिर वह सर्वाइवल किट की जांच करता है लेकिन उसे पता चलता है कि उसके पास फ्लेयर गन नहीं है क्योंकि उसकी रैंक कम है। दरवाजे को लात मारने से भी कोई फायदा नहीं होता, इसलिए एंडी अग्निशामक यंत्र का इस्तेमाल करता है जिससे आखिरकार कांच टूट जाता है। जैसे ही वह बाहर निकलने की कोशिश करता है पोड एक ओर लुढ़क जाता है और वह फिर से अंदर गिर जाता है। इस प्रक्रिया में टूटा हुआ कांच उसके सूट को नुकसान पहुंचाता है और उसकी ऑक्सीजन कम होने लगती है। शुक्र है कि उसके पास एक मरम्मत स्प्रे है जो जल्दी से सूट में आई दरार को बंद कर देता है। उसी समय इंजन में शॉर्ट सर्किट होता है और सीट के पीछे एक छोटी सी आग लग जाती है। एंडी जल्दी से अपने बेटे का खिलौना उठाता है और थोड़ी मिट्टी हटाकर पोड से बाहर निकलता है जो अब भारी धुएं से घिर चुका है। बाहर आकर वह देखता है कि बोरियालिस आग में घिरा हुआ आसमान से गिर रहा है और ग्रह पर टकराकर एक बड़ा धमाका कर देता है। उस धमाके से उत्पन्न झटका एंडी को गिरा देता है। वह जल्दी से संभलता है और एआई से जानकारी मांगता है जिससे पता चलता है कि जहाज केवल आधी यात्रा ही तय कर पाया था और वह अज्ञात क्षेत्र में है। दूर कहीं एक रोशनी दिखाई देती है और एंडी उस ओर बढ़ना शुरू करता है। साथ ही रेडियो पर दूसरों से संपर्क करने की कोशिश भी करता है। कुछ देर चलने के बाद वह बोरियालिस का आधा हिस्सा जलता हुआ देखता है और उसके पास एक पोड पाता है। वह पोड के अंदर झांकता है और ऑक्सीजन टैंक लेने की कोशिश करता है। तभी एक साथी का शव उसके ऊपर गिर जाता है। नजदीक से देखने पर उसे पता चलता है कि ऑक्सीजन टैंक टूटा हुआ है। वह जल्दी से वहां से निकल जाता है बिना यह देखे कि पोड के ऊपर खून के निशान और घाव बने हुए हैं। कुछ मिनटों बाद एंडी कई एसओएस लाइट्स पाता है जो तेज हवा से घिरी हुई हैं। यह ड्वेन ने लगाया है जिसने कुछ उपकरण इकट्ठे कर लिए हैं और अब खाने के लिए शवों से मांस निकालने के बारे में सोच रहा है। एंडी ने क्रैश से पहले नेव लॉग पर नजर डाल ली थी और उसे पता चला कि कंपनी ने ईंधन बचाने के लिए एक एस्टेरॉयड बेल्ट के बीच से शॉर्टकट लिया था जिससे वे एक अज्ञात क्षेत्र में फंस गए हैं। ड्वेन उपकरण का उपयोग करके पृथ्वी पर एक एसओएस संदेश भेजने की कोशिश कर रहा है जो वहां पहुंचने में 8 महीने का समय लेगा और अगर बचाव दल तेज जहाज का उपयोग करते हैं तो वे यहाँ लगभग 2 साल में पहुंच सकते हैं। एंडी की उम्मीदें टूटने लगती हैं, लेकिन ड्वेन उसे याद दिलाता है कि बोरियालिस के दूसरे हिस्से में जीवित रहने के साधन मिल सकते हैं। जब एंडी पीछे हटता है तो गलती से मशीन का प्लग निकाल देता है और मुड़कर उसे ठीक करने लगता है। उसी समय एक रहस्यमयी प्राणी आकर ड्वेन को पकड़ लेता है और बिना कोई निशान छोड़े गायब हो जाता है। जब एंडी वापस मुड़ता है तो वह खुद को अकेला पाता है। पृथ्वी को संदेश भेजने के बाद एंडी ड्वेन की गन लेता है और एआई उसे याद दिलाता है कि उसकी ऑक्सीजन का स्तर कम है। एंडी एआई से कहता है कि उसे बोरियालिस के सबसे बड़े हिस्से की ओर एक रास्ता तय करने में मदद करे और वह चलते हुए लगातार रेडियो पर अन्य जीवित लोगों को ढूंढने की कोशिश करता है। अंततः वह एक खाई के किनारे पहुंचता है और एआई मानता है कि उसका सिस्टम सही से काम नहीं कर रहा है। निराशा में अपने परिवार के बारे में सोचते हुए वह चिल्लाने लगता है। तभी उसे रेडियो पर एक आवाज सुनाई देती है। यह एक और जीवित व्यक्ति है जिसका नाम नाओमी है। सिग्नल अच्छा नहीं है और एंडी इधर उधर भागता है ताकि वह बिना रुकावट के उसकी आवाज सुन सके।
सके। नाओमी अपने पोर्ड में फंसी हुई है और उसने क्रू के ट्रैकर्स को खोजने की कोशिश की है, लेकिन दुर्भाग्य से केवल वही एंडी और ड्वेन ही बचे हैं। वह एंडी को अपनी लोकेशन भेजती है, लेकिन एआई उसे चेतावनी देता है कि उसका इलाका अस्थिर है और एंडी के पास वहां पहुंचने के लिए पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं हो सकती। एंडी जोखिम लेने में झिझकता है तो नाओमी उसे आश्वस्त करती है कि उसके पास दोनों के लिए पर्याप्त ऑक्सीजन है। अगले कुछ घंटों तक एंडी केवल चलता रहता है और इस बीच वह नाओमी से बातें करता रहता है। अचानक एंडी को एक अजीब आवाज सुनाई देती है और वह अपने एआई से क्षेत्र को स्कैन करने के लिए कहता है, लेकिन वह फंक्शन काम नहीं कर रहा। जब नाओमी मॉडल का नाम सुनती है तो वह पुष्टि करती है कि यह एआई मॉडल बंद किया जाना था, लेकिन कंपनी ने पैसे बचाने के लिए इसे इस्तेमाल किया, बिना दल की सुरक्षा की परवाह किए। अब रात हो चुकी है और एंडी को चलते समय सावधानी बरतनी पड़ती है, क्योंकि उसके हेलमेट की लाइट बहुत तेज नहीं है। वह अचानक रुक जाता है जब उसे कुछ दिखने का एहसास होता है, लेकिन इसे अपनी कल्पना समझकर वह आगे बढ़ता रहता है। कुछ ही सेकंड बाद उसे अपने पैरों के पास पत्थर लुढ़कते नजर आते हैं और वह और भी ज्यादा घबरा जाता है, क्योंकि आसपास की आवाजें बढ़ने लगती हैं, जबकि ऊपर से एक छाया उसे देख रही होती है। उसी समय वह जमीन पर कुछ अजीब गड्ढे पाता है और उनका पीछा करते हुए एक बड़ा गड्ढा देखता है जो जालों से ढका होता है। उसे एहसास होता है कि छोटे गड्ढे पंजों के निशान हैं। घबराकर एंडी तेजी से चलने लगता है और नोटिस करता है कि आसपास के क्षेत्र में जाले बढ़ते जा रहे हैं। जल्द ही बर्फ गिरने लगती है और उसे लगता है कि अब ये आवाजें गुर्राने जैसी हैं। कोई बड़ा प्राणी उसके पास से तेजी से गुजरता है और एंडी तुरंत छिप जाता है और हेलमेट की लाइट बंद कर देता है। नाओमी हैरान होती है क्योंकि उसके स्कैनर में क्रू के कई ट्रैकर्स एंडी की ओर बढ़ते हुए दिखाई देते हैं, लेकिन उनमें से कोई भी जवाब नहीं दे रहा है। एंडी का एआई उन ट्रैकर्स से लिंक करता है और उसी समय ये सिग्नल उसके चारों ओर दिखाई देने लगते हैं। जैसे ही नाओमी कहती है कि वे उसके ठीक सामने हैं, लेकिन एंडी कुछ नहीं देख पाता। तभी एक फ्लेयर आसमान में छोड़ा जाता है और उसकी रोशनी में एक विशाल मकड़ी नजर आती है। चूंकि उसने क्रू के सदस्यों को खा लिया है, ट्रैकर्स उसके पेट में हैं। ड्वेन की गन काम नहीं कर रही, इसलिए एंडी चीखता है और भागने लगता है, लेकिन मकड़ी उस पर कूदने की कोशिश करती है। भागते भागते वह जमीन में एक दरार में गिर जाता है और जब वह ऊपर देखता है तो वह प्राणी अंदर तक पहुंचने की कोशिश कर रहा होता है। डरा हुआ एंडी भागता रहता है, जबकि मकड़ी ऊपर से उसका पीछा कर रही होती है और कभी कभी अंदर तक हाथ डालकर उसे खरोंचने की कोशिश करती है। शुक्र है कि एंडी सभी हमलों से बचने में सफल रहता है, लेकिन इस राक्षस पर ध्यान केंद्रित करते हुए वह खाई के किनारे से गिर जाता है। तेज गति से लुढ़कना उसके लिए काफी दर्दनाक होता है, लेकिन बर्फ के कारण उसकी लैंडिंग कुछ हद तक हल्की हो जाती है। ऊपर से मकड़ी उस पर गरजती है, लेकिन नीचे नहीं आती। इस डरावने अनुभव के बाद भी एंडी बुरी तरह घबराया हुआ होता है। तभी नाओमी उसे याद दिलाती है कि उसकी ऑक्सीजन का स्तर गिर रहा है। गिरने की वजह से उसके सूट में एक और दरार आ गई है, इसलिए एंडी जल्दी से उसे स्प्रे के साथ सील करता है और बची हुई सारी स्प्रे का इस्तेमाल करके उसे बंद कर पाता है। तभी रेडियो पर ड्वेन की आवाज आती है, जो मदद मांग रहा होता है क्योंकि वह कई मकड़ियों से लड़ रहा है। नाओमी सोचती है कि एंडी को उसकी मदद करनी चाहिए, लेकिन एंडी राक्षसों से लड़ना नहीं चाहता और उसका स्कैनर भी ठीक से काम नहीं कर रहा। हालांकि नाओमी के यह बताने पर कि ड्वेन के पास ऑक्सीजन होगी, एंडी अपना मन बदल लेता है। एंडी दुर्घटनाग्रस्त पोर्ट्स के बीच से भागते हुए ड्वेन द्वारा छोड़े गए फ्लेयर्स का पीछा करता है और अंत में उसे ढूंढ लेता है। ड्वेन उसे राक्षस की कमजोरी बताने वाला होता है, तभी मकड़ी उस पर फिर से कूद जाती है और एंडी को छिपना पड़ता है। रेडियो पर सुनते हुए उसे पता चलता है कि ड्वेन मारा जा चुका है। एंडी बचने के लिए एक और पोर्ड के पीछे छिपता है, लेकिन वहीं एक दूसरा राक्षस भी लाशों का शिकार कर रहा होता है। नाओमी एक पोर्ड में एआई की आवाज और लाइट्स को सक्रिय कर देती है, जिससे एक मकड़ी उस ओर ध्यान दे देती है और एंडी को भागकर एक अन्य पोर्ड के अंदर छिपने का मौका मिलता है। इसके बाद नाओमी दूसरी मकड़ी का ध्यान भटकाने के लिए एक और पोर्ड को सक्रिय करने की कोशिश करती है। नाओमी गलती से एंडी के पोर्ड की लाइट्स चालू कर देती है, जिससे वह एक शव देखकर चौंक जाता है। शुक्र है कि वह बाकी सभी पोर्ट्स को भी सक्रिय कर देती है, जिससे दोनों मकड़ियों का ध्यान भटक जाता है और एंडी को आखिरकार भागने का मौका मिल जाता है। जल्द ही राक्षसों को एहसास होता है कि उन्हें धोखा दिया गया है और वे उसका पीछा करने लगते हैं, लेकिन जैसे ही एंडी धुंध वाले इलाके में प्रवेश करता है, वे अचानक रुक जाते हैं और फिर चले जाते हैं। उनके जाने के बाद एंडी नाओमी को कहता है कि उसे भी कोई सुरक्षित जगह ढूंढनी चाहिए, लेकिन नाओमी के पैरों में अब कुछ महसूस नहीं हो रहा। वह घबराने लगती है तो एंडी उसे शांत करने के लिए अपने बेटे के लिए गाया हुआ गीत गाता है। इसके बाद एंडी आगे बढ़ता है और कुछ जुगनुओं के झुंड को देखता है, जिनकी रोशनी से एक खूबसूरत दृश्य बनता है। एक जुगनू उसके हेलमेट पर आकर बैठता है और अचानक लाल हो जाता है, जिससे वह उस पर हमला करने की कोशिश करता है। अकेले जुगनू कोई नुकसान नहीं कर सकता, लेकिन जल्द ही बाकी जुगनू भी लाल हो जाते हैं और मिलकर हमला करते हैं। थोड़ी देर दौड़ने से ही एंडी उनसे दूर हो जाता है, लेकिन तभी एक गुर्राने की आवाज सुनाई देती है, जो इस बात का संकेत है कि जुगनू किसी और चीज से डर कर भागे थे। अचानक जमीन खुल जाती है और एक विशालकाय प्राणी का मुंह निकलता है, जो एंडी को पकड़ लेता है और उसे एक चिपचिपे पदार्थ से ढक देता है ताकि वह हिलडुल न सके। एंडी धीरे धीरे उस प्राणी के मुंह में समा जाता है, जब तक कि उसका पूरा शरीर अंदर न चला जाए। एआई की याद आते ही एंडी कहता है कि उसे दिल
दिल का दौरा पड़ रहा है। तुरंत ही डिफिब्रिलेटर सक्रिय हो जाता है और बिजली का इतना तेज झटका लगता है कि प्राणी उसे थूक देता है। अब वह प्राणी गुस्से में है और उसकी ओर बढ़ रहा है तो एंडी भागकर एक पेड़ के तने जैसी संरचना के अंदर छिप जाता है। वहां जमीन में एक गड्ढा है जिससे वह गिरकर सीधे जुगनुओं के एक घोंसले में पहुंच जाता है। जैसे ही एंडी जुगनुओं के घोंसले से निकलता है वे तुरंत लाल हो जाते हैं और उसे चुभाने लगते हैं, लेकिन सुरंग से बाहर निकलते ही वे उसे अकेला छोड़ देते हैं। इसके बाद एआई एंडी को बताता है कि उसके पास जितनी ऑक्सीजन बची है वह उसे बोरेलिस तक पहुंचाने के लिए पर्याप्त होगी, लेकिन शायद नाओमी तक नहीं। नाओमी भी सुझाव देती है कि उसे जहाज की ओर जाना चाहिए, लेकिन एंडी अब हार मानने के मूड में नहीं है और उसी के दिशा में दौड़ता रहता है। जल्द ही वह दुर्घटना से फैली आग से घिर जाता है और सांस लेने में इतनी मुश्किल होती है कि वह गिर जाता है। फिर भी खुद को संभालते हुए वह फिर से उठता है और आखिरकार नाओमी को उसके पोड़ में ढूंढ निकालता है। नाओमी तुरंत दरवाजा खोलती है ताकि एंडी अंदर आ सके और उसे आसानी से सांस मिल सके। फिर वह नाओमी का पैर निकालने की कोशिश करता है, लेकिन उसके हाथ उतनी ताकतवर नहीं हैं। शुक्र है कि नाओमी के उच्च रैंक के कारण उसकी इमरजेंसी किट में कई उपकरण हैं, जिससे एंडी उसे बाहर निकालने में सफल हो जाता है। उसे थोड़ा दर्द होता है, लेकिन कम से कम पैर टूटा नहीं होता। कुछ देर आराम करने के बाद दोनों फ्लेयर गन और मरम्मत स्प्रे लेकर आगे बढ़ने का फैसला करते हैं। दर्द के कारण नाओमी के लिए चलना मुश्किल होता है, इसलिए एंडी एक स्प्लिंट बनाकर उसे सहारा देता है। इस बीच नाओमी ड्वेन की गन को भी चेक करती है। तभी मकड़ियों का झुंड धीरे धीरे उनके चारों ओर आने लगता है। दोनों तुरंत दौड़ना शुरू कर देते हैं और नाओमी अपने सूट के एआई से लगातार उसे पेनकिलर इंजेक्ट करने के लिए कहती है ताकि वह चलते रह सके। मकड़ियों का पीछा करते करते वे बोरेलिस के दूसरे आधे हिस्से तक पहुंच जाते हैं, जो अच्छी स्थिति में नजर आता है। दोनों दौड़ते रहते हैं, लेकिन नाओमी गिर जाती है, इसलिए एंडी उसे फिसलने में मदद करता है ताकि वे तेजी से नीचे जा सकें। मकड़ियां इतनी करीब होती हैं कि वे कूदने ही वाली होती हैं, इसलिए दोनों दुर्घटना के मलबे को रास्ते में धकेलते हुए मकड़ियों को रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो भी उनके साथ गिरने लगता है। एक मकड़ी लगभग उन पर झपटने ही वाली होती है, तब नाओमी फ्लेयर गन से गोली मारती है, जिससे राक्षस उसके पीछे भाग जाता है। वह एक और फ्लेयर फायर करती है ताकि बाकी मकड़ियों का भी ध्यान भटके, जिससे उन्हें पहाड़ी की ओर दौड़ने का मौका मिल जाता है और आखिरकार वे बोरेलिस के अंदर दाखिल हो जाते हैं। नाओमी नियंत्रण पैनल के साथ संघर्ष कर रही होती है और मकड़ियां दरवाजे के पास आती जा रही होती हैं। जैसे ही एक मकड़ी अंदर आने ही वाली होती है, नाओमी दरवाजा बंद कर देती है, जिससे दरवाजे की चोट से वह मारी जाती है। बाकी मकड़ियां दरवाजे पर धमाके मारने लगती हैं, जबकि नाओमी और एंडी अंदर स्थिति का जायजा लेने के लिए आगे बढ़ते हैं। अंदर काफी नुकसान हुआ है, लेकिन लाइट्स जल रही हैं, जिससे पता चलता है कि बैकअप जनरेटर सही से काम कर रहा है। कार्गो होल्ड में पर्याप्त सप्लाई के बॉक्स हैं और वहां का वातावरण स्थिर है, जिससे उन्हें उम्मीद होती है कि वे मदद आने तक यहां जीवित रह सकते हैं। एक गलियारे में खून की एक लकीर होती है और उसका पीछा करते हुए वे मुख्य कंसोल तक पहुंचते हैं, जो आंतों और मकड़ी के जाल से ढका होता है। जैसे ही वे वहां पहुंचते हैं, एक बड़ी मकड़ी अंदर आती है और अपने पेट को खोलकर और अधिक मानव अंगों और एक हेलमेट को गिरा देती है। ये देखकर एंडी को उल्टी आने लगती है, लेकिन वह खुद को रोक लेता है। शुक्र है मकड़ी उन्हें देखे बिना चली जाती है। दोनों वहां से आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, तभी अचानक छत से एक हैच खुलता है और उससे एक और भी बड़ा राक्षस बाहर आता है। एंडी तुरंत सुरक्षा के लिए दरवाजा बंद कर देता है, लेकिन नाओमी उसे डांटती है, समझाती है कि अब वे एक एयरलॉक में फंस गए हैं। जब मकड़ी दाएं दरवाजे पर धमाके मारने लगती है, एंडी बाएं दरवाजे को एक टूल से तोड़ने की कोशिश करता है, लेकिन यह बेकार साबित होता है। वे हार मानकर बस चुपचाप बैठ जाते हैं, अपने अंत का इंतजार करते हुए। इस दौरान एंडी अपने परिवार का एक वीडियो चलाता है और नाओमी को बताता है कि उनके एक कार दुर्घटना में निधन हो गया था और अब उसे जीवित रहने का अपराध बोध है क्योंकि वह कार चला रहा था। नाओमी उसे फिर से डांटती है और याद दिलाती है कि वह उसके कारण जीवित है। वे दोनों गले मिलते हैं, यह सोचकर कि अब उनकी मृत्यु निश्चित है। उसी क्षण नाओमी को एंडी के सूट पर फंसे जुगनुओं से भरे एक गोले का पता चलता है। जैसे ही मकड़ी आखिरकार दरवाजा तोड़कर अंदर आती है, वे उस पर जुगनुओं वाला गोला फेंक देते हैं और जुगनू तुरंत राक्षस पर हमला कर देते हैं, जिससे वह पीछे हट जाती है। फिर दोनों मुख्य पैनल पर एक बटन दबाकर दूसरे दरवाजे को खोलते हैं और तेजी से कार्गो बे की ओर दौड़ते हैं, लेकिन तभी वे रुक जाते हैं जब उन्हें पता चलता है कि वे एक ऊंचे प्लेटफॉर्म पर हैं। मकड़ी अपने शरीर से जुगनुओं को झाड़ देती है और दोबारा मनुष्यों का पीछा करती है, जो दरवाजा बंद करने में असमर्थ होते हैं। दोनों उसके हमले से बचने के लिए प्लेटफॉर्म से कूद जाते हैं और मकड़ी भी उसी समय कार्गो बे में उतरती है। वह तुरंत संभल जाती है और फिर से उन पर हमला करने दौड़ पड़ती है, इसलिए एंडी अपना स्प्रे सीधा उसके मुंह में फेंक देता है। जैसे ही राक्षस उसे काटता है, स्प्रे उसके चेहरे पर फट जाता है, जिससे दोनों को भागने का मौका मिल जाता है। इसके बाद मकड़ी तेजी से चलती हुई छत पर चढ़ जाती है ताकि जल्दी से उन तक पहुंच सके और उनके ठीक पीछे कूद जाती है। दोनों गिर जाते हैं, लेकिन नाओमी जल्दी से उठकर भागने लगती है ताकि वह राक्षस का ध्यान अपनी ओर खींच सके। कहती है कि एंडी को इसे मारने का तरीका खोजना चाहिए, कार्गो बे में अभी भी क्रायोपॉड्स हैं। यह देख एंडी अपने एआई से एक काम करने वाले पोड को ढूंढने के लिए कहता है, जो सबसे ऊपर की
लाइन में होता है। एंडी जल्दी से पोर्ट्स की आखिरी पंक्ति तक चढ़ता है और ठीक उसी समय ऊपर वाले प्लेटफॉर्म पर पहुंचता है जब मकड़ी नाओमी को वार करती है। इसके बाद एंडी लाइट्स बंद कर देता है, जिससे नाओमी एक बॉक्स में छुप जाती है। उस बॉक्स में उसे कुछ आपातकालीन लाइट्स मिलती हैं। एंडी पोर्ट को इजेक्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन एआई उसे बताता है कि वह पावर बंद कर चुका है, इसलिए उसे इसे मैन्युअली करना होगा। एंडी पोर्ट में प्रवेश कर एआई को इससे जोड़ता है, जबकि नाओमी बॉक्स से निकलती है, आपातकालीन लाइट्स अपने शरीर पर लटकाए हुए, जो मकड़ी का ध्यान फिर से उसकी ओर खींच लेती है। एंडी अपने बेटे के खिलौने को देखते हुए एआई को अलविदा कहता है और सही समय की प्रतीक्षा करता है। उसके मन में कार दुर्घटना की एक झलक आती है और ठीक उसी समय वह पोर्ट को राक्षस पर गिरा देता है, जो उसे कुचल कर मार देता है। नाओमी दौड़ते हुए एंडी के पास पहुंचती है और रोने लगती है, क्योंकि उसे लगता है कि वह मर चुका है। उसके बहुत विनती करने पर एंडी आखिरकार होश में आता है। पूरी तरह से सुरक्षित और स्वस्थ दोनों फिर खिड़की की ओर बढ़ते हैं और एक खूबसूरत सूर्योदय को देखते हुए हाथ पकड़ लेते हैं।